हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके एनवीएस लैब अटेंडेंट और वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहने वाली है। तो आइए चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले सेल कौन सा है? विच इज द सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? सो करेक्ट आंसर इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रधिराणु होते हैं। यह श्वेत रधिराणु की कुल संख्या का 20% से 30% होती है। यह दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जिसमें बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाता है। एचआईवी विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका राइबोसोम। राइबोसोम के प्रकार, तो राइबोसोम के दो प्रकार के होते हैं, प्रोकार्योटिक राइबोसोम और दूसरा होता है आपका यूकार्योटिक राइबोसोम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फिक्स प्रॉपर्टी इन अ सेल? निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लिक एसिड। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। इसकी खोज 1868 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड सेल? इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक ने किया। तो कोशिकाएं आपकी दो प्रकार की होती है, एक प्रोकार्योटिक कोशिका और दूसरी यूकार्योटिक कोशिका, प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूकार्योटिक सेल्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? विच स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट एनिमल सेल फ्रॉम प्लांट सेल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रियोल। पादप व जंतु की कोशिका की संरचना अलग अलग होती है, जो पादपों में जंतु से भिन्न करती है। पशु और वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाले सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? हु फर्स्ट ऑब्जर्व राइबोसोम इन एनिमल सेल? सो करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर है जेई पैलिडे। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अनुवांशिक पदार्थों डीएनए या आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों महत्वपूर्ण है। सेल ऑर्गेनल्स में से किसकी भूमिका सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस? इसका करेक्ट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अनुवांशिक पदार्थों डीएनए या आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम एक संदेश धारक राइबोन्यूक्लिक अम्ल के साथ जुड़े रहते हैं। इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग, सो किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका मियोसिस के द्वारा। सो करेक्ट आंसर इज मियोसिस। मियोसिस एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है, जो यूकार्योटिक प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के खोज सर्वप्रथम बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? विच स्टेज इज द शॉर्टेस्ट? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज? सो करेक्ट आंसर इज एनाफेज। एनाफेज विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। सेंट्रोमेयर दो भागों में विभाजित हो जाता है। गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं
विभाजन की सबसे लंबी अवस्था मेटाफेज है। सो याद रखिएगा, यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। मेटाफेज इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ डिवीजन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल? सो करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट होता है तथा द्वितीय बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इज यूज्ड टू रिपेयर एन इंजरी इन द बॉडी? ओनली मिटोसिस, मियोसिस ओनली, बोथ मिटोसिस एंड मियोसिस, या नेदर मिटोसिस नॉर मियोसिस? सो करेक्ट आंसर है आपका केवल समसूत्रण, ओनली माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका विभिति सेलुलोज से नहीं बनी है? सो करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग ऑर्गेनेल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, या राइबोसोम? तो हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है मगर एनिमल सेल यानी कि पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट से हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन आर, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 46। गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स सभी वनस्पति व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं, जो कि प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ब्लू, वॉयलेट और रेड पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन, एंथोसाइनिन, ज़ैंथोफिलिस, या क्लोरोफिल? सो इसका करेक्ट आंसर है एंथोसाइनिन। देखिए, जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, मगर ब्लू, वॉयलेट और रेड पिगमेंट एंथोसाइनिन की वजह से होता है। तो एंथोसाइनिन नारंगी, पीला या बैंगनी रंग प्रदान करते हैं, जबकि एंथोसाइनिन हल्का पीला या सफेद रंग प्रदान करते हैं। ये वर्णक कोशिका रस में मौजूद होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। कोशिकाओं के छोटे पैच कभी कभी लाल हो जाते हैं, जिसमें वैक्यूलर एंथोसाइनिन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रोएनाटॉमी का अध्ययन है। डैश इज द स्टडी ऑफ माइक्रोएनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एज सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप? इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोलॉजी। ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन होता है ऊतक विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान, जानवरों और पौधों के जीवाश्म का अध्ययन। मत्स्य विज्ञान, जंतु विज्ञान की शाखा जो मछलियों से संबंधित है। इसके बाद कीट विज्ञान, कीड़ों का अध्ययन कहलाता है कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? सो पादप कोशिकाओं में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो मगर जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पौधे की कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है, जंतु कोशिकाएं आकार में छोटी होती है। इसमें कोशिका भित्ति होती है
और यह सेल्यूलोज और साइटिन से बनी होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स? मैग्नीज, पोटेशियम, फोस्फोरस या कैल्शियम? तो करेक्ट आंसर है आपका कैल्शियम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द ओल्ड एंड पेरिशेबल रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉयड? पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्लीहा में। प्लीज, तो अस्थि मज्जा से उत्पन्न लाल रक्त कणिकाएं जब क्षतिग्रस्त या पुरानी हो जाती है तो वे प्लीहा में नष्ट हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट इंसुलिन? हार्ट, वेन्स, नर्व सेल या तांत्रिक कोशिकाएं या बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल्स? सो करेक्ट आंसर है बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल्स। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिकाएं द्वारा स्रावित एक हार्मोन है। अग्नाशय में 3 अलग अलग प्रकार के सेल बीटा, गामा और अल्फा सेल होते हैं। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के समूह में स्थित होते हैं। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? तो इंसुलिन आपका पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? ऑप्शंस, लीवर, लॉन्ग बोन या दीर्घस्थि, अग्नाशय या पैनक्रियास, तिल्ली या स्प्लीन? तो करेक्ट आंसर है आपका स्प्लीन। लसिका एक अंतःस्रावित द्रव्य है जो मानव की कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। यह लसिका पात्रों में कैपिलरी छिद्र से होकर छनता हुआ प्रवेश करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम्स? मंकी, लियोपार्ड, बटरफ्लाई या लिजर्ड? सो करेक्ट आंसर है आपका लिजर्ड। नेटी स्टीवंस और एडमंड बीचर विल्सन दोनों ने स्वतंत्र रूप से 1905 में सेक्स क्रोमोसोम्स की खोज की थी। हालांकि स्टीवंस को विल्सन से पहले खोजने का श्रेय मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी? तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्गी बॉडी। कोशिका के कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा कोशिकांग ऑर्गेनल पाए जाते हैं। इन्हें गोल्गिका या गोल्गी बॉडी कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सच क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अधिकांश जीवों में डीएनए अनुवांशिक सामग्री है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। आरएनए अधिकांश वायरस और बैक्टीरिया में अनुवांशिक सामग्री है। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट वायरस एंड बैक्टीरियाज। डीएनए सभी विषाणुओं में अनुवांशिक सामग्री है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑन द वायरसेस। आरएनए सभी विषाणुओं में एक अनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑन द वायरसेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। डीएनए अधिकांश जीवों में एक अनुवांशिक सामग्री है। इनमें न्यूक्लियोटाइड्स ए, टी, जी, सी अनुक्रमों के रूप में अनुवांशिक जानकारी होती है। डीएनए में दोहरी पेचदार तंतुरा संरचना होती है। डीएनए उन 3 प्रमुख मैक्रोमोलिक्यूल्स में से एक है जो जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए आवश्यक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घासों की पत्तियां मुड़ने और खुलने में सक्षम होती है क्योंकि लीव्स ऑफ मैनी ग्रासेस एंड आर कैपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग बिकॉज। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्योंकि उनके पास विशिष्ट बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं। दे हैव स्पेशलाइज्ड बुलिफॉर्म सेल्स। घास के पौधे के एक बीज पतरी पत्तियों में ऊपरी एपिडर्मिस पर बुलिफॉर्म कोशिकाएं होती है। यही बुलिफॉर्म कोशिकाएं आपके लीव्स के मुड़ने में सहायता करती है। ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भी मदद करती है। वाष्पोत्सर्जन मतलब कि ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जब पत्तियों में से पानी का लॉस होता है या पानी भाप के रूप में बाहर निकलता है तो उसे ट्रांसपीरेशन बोलते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीवद्रव्य, केंद्रिका, सूत्रकणिका या केंद्रक? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका न्यूक्लियस। तो कोशिका के कार्यों को नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है। केंद्रक कोशिका के समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं और इसका कारण यह है कि केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। द नंबर ऑफ मिटोसिस इन अ बैक्टीरियल सेल इज 1, 2, सेवरल या 0? इसका करेक्ट आंसर है आपका 0। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिकाओं की संख्या 0 होती है क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकार्योटिक जीव है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों में संग्रह कार का कार्य करती है? Which of the following cell organelles mainly act as a reservoir of digestive enzymes? डेस्मोसोम्स, राइबोसोम्स, रिजर्वोयर या लाइसोसोम्स? तो इसका करेक्ट आंसर है लाइसोसोम्स। क्रिश्चियन डी डुवे ने सर्वप्रथम सन 1958 में लाइसोसोम की खोज की थी। ये गोलाकार काय होते हैं जिनका व्यास 0.4 यू से 0.8 यूनिट तक होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन द सेल विच फंक्शन वुड नॉट बी परफॉर्म्ड प्रोपरली? एमिशंस या उत्सर्जन, कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस? सब करेक्ट आंसर है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो उसके अभाव में वो नहीं हो पाएगा। तो राइबोसोम एक कला रहित कोशिकांग है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन निर्माण का कार्य संपन्न होता है। इसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं हो सकेगा। सो करेक्ट आंसर इज प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समसूत्रण के उस चरण का नाम बताइए जिसके दौरान एक विभाजित होने वाली कोशिका के गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मेटाफेज। तो मेटाफेज के दौरान ही कोशिका के गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित होते हैं। मध्यावस्था समसूत्रण का वह चरण है जिसके दौरान एक विभाजित होने वाली कोशिका के गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित होते हैं। मध्यावस्था कोशिका विभाजन का दूसरा चरण है, पूर्वावस्था और पश्चावस्था के बीच, जिसके दौरान गुणसूत्र तंतु रेशे से जुड़े होते हैं। तो ये दे रखे आपके पद विवरण। पूर्वावस्था वह चरण जहां गुणसूत्र मोटे और संघनित होते हैं और दिखाई पड़ने लगते हैं। पश्चावस्था यह तब होता है जब प्रजनन के दौरान तंतु अलग हो जाता है। अंत्यावस्था यह एक यूकारियोटिक कोशिका में दोनों अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्र का अंतिम चरण है। सो यहाँ पे इंग्लिश में आपके दे रखे प्रोफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका सभी को इन सभी में से लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज और सेंट्रोसोम सभी एनिमल सेल में पाए जाते हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोमिक संरचना है जो पशु कोशिका में पाई जाती है, लेकिन पौधे की कोशिका में नहीं पाई जाती। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन में भाग लेना है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड? इसका करेक्ट आंसर है आपका सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति, जो कि केवल पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली की बाहर निर्जीव, पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। वनस्पति कोशिका में यह कोशिका झिल्ली के बाहर किंतु जीवाणु में स्लाइम परत के नीचे रहती है। कुछ निम्न श्रेणी के कोशिकाएं पौधे, वनस्पति की जनन कोशिका एवं प्राणी कोशिका की भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पेक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। कोशिका भित्ति में दो परतें होती है जिनके मध्य लमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका की आकृति देना
एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? विच पार्ट ऑफ द लिविंग सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस? सो पावर हाउस आपका कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में छड़ों, सूत्रों एवं गोलकों के रूप में कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इनकी आकृति चपटी, गोलाकार, तंतुमय, नालिकाकार, अंडाकार हो सकती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ द रोड्स, थ्रेड्स एंड स्फीयर्स। Their shape can be flat, round, fibrous, tubular ovals. इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण कहलाता है। व्हाट इज द सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम्ड सेल डेथ कॉल्ड? एपोप्टोसिस, एंजिंग, डिजनरेशन या नेक्रोसिस? सो करेक्ट आंसर है एंजिंग। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इनमें अणुओं में, मॉलिक्यूल्स में की एक श्रृंखला होती है। एक श्रृंखला कोशिकाओं की मृत्यु का कारण बनती है। शरीर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अनावश्यक या असामान्य कोशिकाओं को हटाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक परिपक्व मानव भ्रूण में उंगलियां एवं पैरों की उंगलियों में अंतर होता है क्योंकि उंगलियों में उपस्थित एपोप्टोस कोशिकाओं की संख्या सबसे अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेज इज द शॉर्टेस्ट? सबसे छोटी अवस्था कौन सी है? सो हम इसे कर चुके हैं। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज या शॉर्टेस्ट स्टेज। यह अवस्था सबसे छोटी होती है। विभाजन 2-3 मिनटों में समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में सेंट्रोमेयर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों क्रोमैटिक सेंट्रोसोम का विभाजन के कारण अलग हो जाते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय हाउ मेनी कवरिंग्स? माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरणों से घिरी संरचना है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी 2 आवरणों से घिरी संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतर झिल्ली की चारों ओर घिरी रहती है तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा या माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी भी कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? सो आपका आंसर होगा इसका ओनली माइटोसिस। इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पोर्टर, जेसी बोस या एस ई पोलेड ने? तो करेक्ट आंसर आपका पोर्टर ने की थी। कोशिका में इसके 2 प्रकार होते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका या चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इस इंग्लिश में हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम जुड़े होते हैं जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। यह सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। इट अपीयर्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट इज कवर्ड विद राइबोसोम्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीजेंस डैश में मौजूद होते हैं। तो एंटीजेंस आपके कहाँ होते हैं? कोशिका की सतह पर होते हैं, ऑन द सेल सरफेस। तो एंटीजन कोशिका की सतह पर मौजूद होते हैं। एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल। वे अणु हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को घात से बचाने के लिए उत्तेजित करने में सक्षम है। There are molecules capable of stimulating our immune system to defend itself from ambush. शरीर में 3 प्रकार के एंटीजन कोशिका मौजूद होती है, सेल, मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट, अनुपस्थित होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल? तो इनमें से क्या होता है, क्या नहीं होता है एनिमल सेल में? सो आपका सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज नहीं होगी एनिमल सेल में। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले कि सेल वॉल जो होती है वो केवल प्लांट सेल या पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अतः कोशिका झिल्ली ही सबसे बाहरी आवरण है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच का भाग को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, सो cell membrane is the outermost covering. The part between the cell membrane and nucleus is called the cytoplasm. इसमें विभिन्न कोशिकांग होते हैं।
केंद्रक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक गोल एवं सघन रचना है। इट कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस इज अ राउंड एंड डेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम इनसाइड द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधारभूत ऊतकों से बना हुआ है। तो कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों से बना है आपका शरीर? केवल 4 प्रकार के। तो ऊतक कोशिकाओं का एक पूर्ण अंग के बीच एक सेलुलर संगठनात्मक स्तर है। मूल रूप से 4 प्रकार के पशु ऊतक है जो सभी जटिल जानवरों के लिए जिम्मेदार है, और वे है कनेक्टिव टिश्यू, मसल या मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यूज। तो आपके 4 आपके ये बेसिक टाइप के आपके एनिमल टिश्यूज होते हैं, ठीक। तो जिनमें होता है आपका कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में ये होते हैं आपके, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके बाद मसल्स, मस्कुलर टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यू और फिर एपिथेलियल टिश्यूज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल किसके द्वारा होता है? बाय कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन द्वारा, बाय सेल प्लेट, कोशिका प्लेट द्वारा, या दोनों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है बाय सेल प्लेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकाय की खोज किसने की थी? जॉर्ज गोल्गी, बोबरी, इवानोवस्की या वाटसन ने? तो करेक्ट आंसर है आपका बोबरी ने। प्राय सभी प्रकार के प्राणी कोशिका में केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्म की एक तारनुमा रचना, जिसे तारकाया या सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तारकाया के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक को सेंट्रियोल और दूसरे को सेंट्रोसोम कहा जाता है। तारकाया के मध्य में सेंट्रियोल 2 स्वच्छ घनीभूत कणिकाओं के रूप में दिखाई देते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज डीएनए फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस? करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में डीएनए सामान्यतः न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में मिलते हैं। सो डीएनए इज जनरली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आउटसाइड द न्यूक्लियस दे आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर होता है मिटोसिस में, मियोसिस में या किसी में नहीं? तो करेक्ट आंसर है आपका मियोसिस में। वैसी प्रक्रिया जिसमें एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स का एक समूह समजात गुणसूत्रों पर स्थित समान जीनों के समूह द्वारा स्थान परिवर्तित कर लेता है, उसे विनिमय या क्रॉसओवर कहते हैं। तो द प्रोसेस इन विच अ सेट ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन वन क्रोमोसोम इज रिप्लेस्ड बाय अ सिमिलर सेट ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड द एक्सचेंज और क्रॉसिंग ओवर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशिक जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएट बाय। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके, वे सेल डिवीजन के द्वारा डिफरेंशिएट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सेल डिवीजन। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। दैहिक कोशिका में प्राय सूत्री विभाजन मिटोसिस होता है। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। मिटोसिस यूजुअली ओकर्स इन सोमैटिक सेल्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंग को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल? सो प्रोटीन फैक्ट्री हम बोलते हैं हमारे राइबोसोम को। तो राइबोसोम की कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। सो राइबोसोम्स आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बिकॉज दे सिंथेसाइज प्रोटीन इन द सेल। ये प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। प्रत्येक राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, 60S और 40S। ये साइटोप्लाज्म में फैले हुए दिखाई देते हैं और कुछ अंतःप्रद्रवीय जालिका से जुड़े होते हैं। These appears to be scattered in the cytoplasm and some are associated with the endoplasmic reticulum। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? Which one of the following cell organelles is semi permeable? तो अर्धपारगम्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सो आपका सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के बीच के जीव द्रव्य को घेर लेती है।
The cell membrane is a semi-permeable living membrane that surrounds the cytoplasm of each living cells. The cell membrane is made up of 3 layers, out of which the outer and the inner layers are made of protein and the middle layer is made up of lipids और fats. तो कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है. तो इनमें से जो बाहरी और भीतरी प्रोटीन होती है, तो बाहरी और भीतरी जो परतें होती है वो प्रोटीन द्वारा, और जो मध्य वाली परत होती है वो लिपिड या वसा द्वारा बनी होती है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है? तो वनस्पति कोशिकाओं में क्या पाया जाता है इनमें से? रीपर या लवक. लवक केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं. लवक भोजन के निर्माण और भंडारण के लिए जिम्मेदार होते हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले पिगमेंट होते हैं. लवक के 4 मुख्य प्रकार हैं. क्लोरोप्लास्ट, ये वो स्थान है जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है. क्रोमोप्लास्ट, पौधों में विभिन्न रंगों और परागणकों को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. गेरोंटोप्लास्ट, ये मूल रूप से क्लोरोप्लास्ट है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं. ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के भंडारण शेड के लिए जिम्मेदार होता है. लम्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स. Lumps are responsible for the manufacture and storage of the food. There are 4 main types of lumps. तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, जेरोंटोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है. मियोसिस ओकर्स इन सोमैटिक सेल्स, इन जर्म सेल्स, इन बोथ. कायिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में या दोनों में? तो करेक्ट आंसर आपका जनन कोशिकाओं में. तो जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है. समसूत्री विभाजन की तुलना में अर्धसूत्री विभाजन अत्यधिक धीमी प्रक्रिया है. अर्धसूत्री विभाजन एक विशेष प्रकार का विभाजन है जिनमें गुणसूत्रों का द्विगुणन केवल एक प्रकार होता है, लेकिन कोशिका विभाजन 2 बार विभाजित होती है. इस प्रकार का जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है. इनमें से प्रत्येक कोशिका में सामान्य जनक कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा आदि होती है. इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है. तो meiosis is much slower than mitosis. Meiosis is a special type of division in which the duplication of chromosomes occurs only once, but the cell division twice. So in this way, 4 daughter cells are produced from one parent cell. So आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? Which of the following statement is incorrect with regard to the transplantation of stem cells in animals? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए. ये प्राणियों में जीवन भर स्वयं गुणन करती है. इट मल्टीप्लाइज इटसेल्फ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एनिमल. तो ये आपका गलत हो जाएगा. बाकी सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन या मिटोसिस में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की होती है. बराबर होती है, आधी होती है, दोगुनी होती है, क्या होती है? तो बराबर होती है. इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए. तो समसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिका एक दूसरे एवं मातृ कोशिका से समानता दर्शाती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में इनमें मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और इनमें परस्पर गुणात्मक अनुवांशिक विभिन्नता भी पाई जाती है. सो डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन मिटोसिस, show similarity to each other and to the mother cells, while in meiosis they have the number of the chromosomes as compared to the parent cell, and in these mutual qualitative genetic variations are also found. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? सो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? सो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण. तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर देगा तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी नहीं हो पाएगा. जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़ सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरी हुई दोहरी झिल्ली अवैध कोशिकांगों ऑर्गेनल को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. श्वसन की प्रक्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है. श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? एट व्हाट स्टेज डज द सेंट्रोसोम डिवाइड? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टेलोफेज में?
तो करेक्ट आंसर आपका एनाफेज में। एनाफेज को हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान है। ईंट्स इन अ बिल्डिंग आर सिमिलर टू डैश इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ब्रिक्स, जैसे बिल्डिंग्स में ब्रिक्स होती है, तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सेल्स। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। सो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि सेल जो वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। सो द इंग्लिश वर्ड फॉर सेल इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला व्हिच मींस अ स्मॉल रूम। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। सो द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 एडी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग ऑर्गेनेल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इसमें से हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो सुकेंद्रिक पादप कोशिकाओं में और शैवालीय कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट इज टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल विच इज फाउंड इन द यूकार्योटिक प्लांट सेल एंड इन एल्गी सेल। तो इसका काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। जो हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। द रीजन फॉर द एक्सट्रीम डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म इज अनुकूलन, कस्टमाइजेशन, सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन या बहुगुणसूत्रता। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। जब किसी जीन में डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। यह कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी दोष के कारण हो सकता है या फिर पराबैंगनी विकिरण, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी कहते हैं, की वजह से भी या किसी रासायनिक तत्व से भी हो सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? विच एलिमेंट्स आर मोस्टली फाउंड इन द ड्राई पार्ट्स ऑफ अ लिविंग मैटर? ऑक्सीजन, कार्बन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स? तो सूखे पार्ट में कौन पाया जाता है? प्रोटीन्स। तो प्रत्येक कोशिका की कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। यह जीव द्रव्य कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण है। जीव द्रव्य का अत्यधिक जटिल एवं सर्वाधिक कार्बनिक यौगिक है। इट इज फाउंड इन साइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एवरी सेल। इट प्रोटोप्लाज्म इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड एबंडेंट कार्बनिक कंपाउंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में जीवित कोशिकाएं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से घनी होती है? In which of the following tissues are the cells living elongated and irregular thickened at the corners? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा या कोलेन्काइमा? करेक्ट आंसर आपका कोलेन्काइमा में। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फंक्शन है, इसकी लोकेशन है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की मूलभूत इकाई सेल है। क्या करेक्ट आंसर है आपका सेल। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। सभी जीव पौधे तथा जंतु कोशिका से मिलकर बनते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका न्यूरॉन। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजकीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। सो न्यूरॉन इज एन एक्साइटेबल सेल लोकेटेड इन द नर्वस सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से? तो करेक्ट आंसर है आपका बोथ ए एंड बी, प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेलुलर दीवार किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? अ सेलुलोजिक वॉल इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ। तो ये प्लांट्स की कोशिकाओं में प्लांट्स में पाई जाती है। सेलुलोजिक दीवार एक पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका जो कि पॉलीसैकेराइड्स, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन आदि की मदद से बनी होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस इन विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज डीएनए? इसका करेक्ट आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक कोशिका एक महत्वपूर्ण अंगक है जो कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें अनुवांशिक तत्व डीएनए पाया जाता है। सो न्यूक्लियस सेल an important part of which control all the metabolic activities of the cell, the genetic element DNA is found in it. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो करेक्ट आंसर है आपका वाटर। पानी जो होता है वो कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जल कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अणु होता है जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या अधिक होता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा जल में पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। सो व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन द सेल, विच इज 70% और मोर ऑफ द टोटल सेल मास? तो मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में ठीक है, सॉरी असत्य है? तो हमें असत्य बताना है, तो अपने ऑप्शंस देखते हैं। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। इट मल्टीप्लाइज इटसेल्फ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एनिमल। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। इट रिपेयर्स डैमेज टिश्यू ऑफ ऑर्गेन्स। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म वन और मोर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स। ये केवल भ्रूण एम्ब्रियो में पाई जाती है। इट इज फाउंड ओनली इन द एम्ब्रियो। तो करेक्ट आंसर है आपका, ये केवल एम्ब्रियो में पाई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन था, ये आपका गलत है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। ये प्राणियों में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? विच सेल ऑर्गेनल इज फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल? सो सेल वॉल, रीपर और वैकेंसीज, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये सभी आपके प्लांट सेल में या पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग सेल वॉल, कोशिका कला, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक, रिक्तिया आदि। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? एट विच स्टेज ऑफ डिवीजन डज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर? मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज या टेलीफेज? तो करेक्ट आंसर है आपका प्रोफेज में। मेटाफेज 2, इस अवस्था में केंद्रिका एवं केंद्रिक झिल्ली गायब हो जाते हैं। गुणसूत्रों में सेंटीमेयर दो भाग में विभक्त हो जाते हैं, किंतु वे अलग नहीं होते। So metaphase 2, in this stage the nucleus and the nuclear membrane disappear. The centrosome of the chromosome divide into two parts but they do not separate. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो हरा रंग कौन देता है? पानी नहीं देता। क्लोरोफिल, नाइट्रोजन या यूरिया? सो करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अणुओं में एक मैग्नीशियम आयन होता है। सो ये आपका देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पर निर्भर करते हैं और क्लोरोफिल उत्पादन के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वुड नॉट बी परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम्स? तो राइबोसोम्स के एब्सेंस में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? सो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगा। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका की पुत्र कोशिका का निर्माण होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मदर सेल्स? तो देखिए, जो समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें मात्र कोशिकाओं में आपका टोटल दो उसमें दो डॉटर सेल्स में विभाजित होता है या दो पुत्र कोशिकाओं का निर्माण होता है इन माइटोसिस। समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण माइटोसिस साधारण कोशिका विभाजन है। हालांकि संपूर्ण प्रक्रिया की दो चरणों में होती है। प्रथम चरण में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। विभाजन के द्वितीय चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। विभाजन के अंत में मात्र कोशिका पुत्र कोशिका में बदल जाती है। So mitosis is a simple cell division. Its entire process is completed in two phases. The first phase, the nucleus of the cell is divided. The process is called the karyokinesis. Cytoplasm in second phase of the division takes place. This process is called the cytoplasmic division. At the end of the division, the mother cells turn into the daughter cell. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राय लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं है आर यूजुअली द स्मॉलेस्ट ऑटोलोगस सेल्स। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा से बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ द माइकोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ एमिनो शुगर्स। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। वायरस आर सिंगल फिलामेंट आरएनए मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। और लास्ट ऑप्शन है हमारा रिकेट्सिया की कोशिका भित्ति नहीं होती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, वायरस इवन सिंगल फिलामेंट आरएनए मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोव वोस्की ने भी 1892 में तंबाकू के पत्ते पर मोजक रोग का अध्ययन करते हुए विषाणु का खोज किया था। सो वायरस किसने खोज की थी? वायरस की इवानोव वोस्की ने। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वायरस के खोजकर्ता कौन थे? तो इवानोव वोस्की थे, तो जिन्होंने मोजाइक डिजीज की खोज की थी तंबाकू लीव्स पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसकी खोज सन 1886 में एल्टमैन ने किया था और यह कोशिका का श्वसन अंग है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। द पावर प्लांट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द mitochondria. It was discovered by Altman in 1886. It is a respiratory organ of the cell. Energy is produced in the form of the ATP as a result of the oxidation of the carbohydrates. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो किसे हम सेल की सुसाइड बैग के रूप में जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका लयन काय या आपके लाइजोसोम्स जो होते हैं वो आपके सुसाइड बैग के रूप में जाने जाते हैं। तो लयन काय या लाइजोसोम की खोज क्रिश्चियन रेने डे ड्यूवे ने वर्ष 1955 में की थी तथा इन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 1974 में मिला था। लाइजोसोम कोशिका को अपशिष्ट निपटाने वाली कोशिकांग है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया व भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए इनको कोशिका का आत्मघाती सेल या एटम बम भी कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन इज लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडीज? तो इसका आंसर होगा आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम सजीव कोशिका के
कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीनों में के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अनुवांशिक पदार्थों डीएनए या आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। Ribosomes are very small particles located in the cytoplasm of the living cells which play an important role in proteins. They convert signals from genetic materials, DNA और RNA into protein chains. किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? In which stage डीएनए synthesis takes place? तो करेक्ट आंसर होगा आपका एस फेज में। कोशिका वृद्धि विभाजन के दौरान डीएनए का संश्लेषण एस अवस्था में होता है। कोशिका विभाजन में दो अवस्थाएं होती है, अंतरावस्था, दूसरी होती है आपकी विभाजन अवस्था। सो सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ। देयर आर टू स्टेजेस इन सेल डिवीजन, इंटरफेज एंड डिवीजन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अतिवर्धन का अर्थ है, मीनिंग ऑफ एक्सैजरेशन। किसी कोशिका के आकार में वृद्धि, इंक्रीज इन साइज ऑफ ए सेल, पेशी की अत्यधिक गतिशीलता, एक्सेसिव मसल मोबिलिटी, अति लोलुपताकरण, खान पान, ग्लूटेनस फूड, कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। एक उत्तक या किसी अंग में सामान्य कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि को अतिवर्धन कहते हैं। तो अतिवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरट्रोफी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ इन ए यूकारियोटिक सेल? फोस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन से, फोस्फोलिपोप्रोटीन से या फोस्फोप्रोटीन से? तो करेक्ट आंसर होगा आपका फोस्फोलिपोप्रोटीन से। यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फोस्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होती है। इसका निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें से सबसे बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका कला वर्णनात्मक परागण में होती है। सेल आर्ट इज कैरेक्टरिस्टिकली परमिएबल बिकॉज, यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ द डिस्क्राइब्ड बायोमोलिक्यूल्स, यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती। इट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सम सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैव अणुओं का संचलन केवल विशेष सांद्रता पर होता है। द मूवमेंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स ऑकर्स ओनली एट द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से नहीं होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है। दिस अलाउज द मूवमेंट ऑफ सम molecules in or out of the cell while the movement of the other molecule is inhibited। तो करेक्ट आंसर है आपका डी, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिकाओं से नहीं होने देती, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम नाम किसने दिया था? उसका करेक्ट आंसर होगा आपका इसका करेक्ट आंसर होगा कार्ल वेंडा ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? सेलुलोज में, राइबोसोम में, पादप कोशिका में या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका भित्ति आपकी प्लांट सेल में पाई जाती है। तो इनकी खोज एंटोनी लुवन होक ने की थी। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका आरबीसी को माना जाता है। तो आरबीसी इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट करे बिना प्राप्त की जा सकती है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र सजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिकाएं रेखाओं का भी सृजन किया गया है, जिन्हें कई प्रकार से के उत्तकों में विकसित किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, 3, 2, 1, 2, 3 और 4, चारों ही कथन सही है। स्टेम कोशिका या मूल कोशिका
एक ऐसी कोशिका होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। इनके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर में किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए उपयोग में किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हृदय की कोशिकाएं खराब हो गई है तो इनकी मरम्मत स्टेम कोशिकाओं द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार यदि आंखों की कोर्निया की कोशिकाएं खराब हो गई है तो उन्हें भी स्टेम कोशिकाओं द्वारा विकसित द्वारा प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इसी प्रकार मानव के लिए अत्यावश्यक तत्व विटामिन सी की बीमारियों के इलाज के उद्देश्य से भी स्टेम कोशिकाएं पैदा करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रेड ब्लड सेल्स में। तो रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका अंग ऑर्गेनल की कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो पावर हाउस आपका किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कार्ल बेंडर ने 1898 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? तो सुसाइडल बैग हम जान चुके हैं, लयन काय को कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सा कोशिका का कार्य कौन सा नहीं होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। कोशिका द्रव्य, हरित लवक और सूक्ष्म कणिका के राइबोसोम क्रमशः है। राइबोसोम ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पेक्टिवली। इसका करेक्ट आंसर होगा 80S, 70S, 80S, 70S एंड 70S। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। राइबोसोम के रूप में पाई जाने वाली कणिका में संरचनाएं आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। सभी जीवित कोशिकाओं में राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम छोटे अंग होते हैं और लगभग 60% आरएनए और 40% प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम एक झिल्ली से बंधे नहीं होते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज रिजिड सेल वॉल इज फाउंड? तो इनमें से आप में स्क्लेरेन्काइमा में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। दृढ़ोतक या स्क्लेरेन्काइमा मोटी भित्ति युक्त कठोर कोशिकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल ऊतक है। इन कोशिकाओं में काष्ठ द्वितीयक भित्ति होती है। स्क्लेरेन्काइमा is a type of the simple tissue made up of thick-walled rigid cells. These cells have a woody secondary wall. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है। द डेंस नेटवर्क ऑफ फाइन ब्रांच्ड मेम्ब्रेस एंड इरेगुलर ट्यूबुल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड? गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो करेक्ट आंसर आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। यह रवेदार जालीनुमा अर्धतरल पदार्थ जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। इसकी रचना जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सेमी मायोटिक? मियोसिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। अर्धसूत्र 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्र के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल्स इन रिजल्टिंग सेल्स। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों में जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। ड्यूरिंग मायोसिस जीन्स फ्रॉम द पेरेंट सेल मिक्स विद दोज ऑफ द रिजल्टिंग सेल्स। लास्ट है, जनन ग्रंथि में असंतरण युग्मक के लिए
उत्पादन के लिए होता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द गोनेड्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण मियोसिस एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकारियोट्स में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। सभी जंतुओं तथा भूमि पर उगने वाले पौधों सहित अधिकांश जीवधारियों में युग्मकों को अंड कोशिका या शुक्राणु कोशिका कहते हैं। मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन which is necessary for sexual reproduction in eukaryotes. In most of the living organisms, including all animals and plants growing on lands, gametes are called egg cells and sperm cells. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? जीवाणु, कवक, शैवाल या विषाणु? तो कोशिका सिद्धांत आपका वायरस या विषाणु पर लागू नहीं होता। प्रत्येक जीव एक या एकाधिक कोशिकाओं से बना हुआ है। प्रत्येक जीव में कोशिका मौलिक संरचनात्मक एवं सांगठनिक इकाई है। कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्वोपस्थित कोशिका से होती है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका को कौन निश्चित रूप प्रदान करती है? तो इनमें से आपका जो सेल वॉल होती है वो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका भित्ति यह पादप कोशिका को बाहरी आघात से बचाती है। यह पारगम्य होती है। पारगम्य मीन्स परमिएबल। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। सो सेल वॉल इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। इट इज परमिएबल। इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाभिक, न्यूक्लियस, गोल्गी काय, गोल्गी बॉडीज या माइटोकॉन्ड्रिया? तो सबसे बड़ा कोशिकांग है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचना विशिष्ट कार्य करती है। अतः इन संरचनाओं को कोशिकांग ऑर्गेनल कहते हैं। उदाहरण, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? अगेन आपका हो जाएगा इसमें से प्लास्टिड। तो लवक। अब बात करते हैं हम लवक की। तो यह दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। प्लास्टिड शब्द हैकल द्वारा किया गया है। शिम्पर में प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट नाम दिया गया है। प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। सबसे छोटी कोशिकांग राइबोसोम जिसका निर्माण केंद्रिका द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ी कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट हरित लवक तथा द्वितीय सबसे बड़ी कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट फॉर्म द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड? माल्टोज, सेलुलोज, सक्रोज या लैक्टोज? तो करेक्ट आंसर है आपका सेलुलोज। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं को कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति आपकी किससे बनती है? सेलुलोज से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। नेम द स्टेज ऑफ द माइटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल लाइन अबव द मिड लाइन। तो करेक्ट आंसर है आपका इसमें से मेटाफेज। तो मेटाफेज कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान एक चरण है। मेटाफेज इज अ स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड? टिश्यू, ऑर्गन या अंग, अंगतंत्र, कोशिकीय संरचना? तो करेक्ट आंसर आपका उत्तक या टिश्यू। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक या टिश्यू कहते हैं। उत्तकों का समूह मिलकर अंग ऑर्गन का निर्माण करता है तथा विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र
ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। A group of similar cells performing a specific function is called a tissue. A group of tissues forming together from an organ and different organs together form an organ system. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों क्रोमोसोम पेयर्स की संख्या है। तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे जो जोड़े होते हैं, वो होते हैं 23। तो करेक्ट आंसर है आपका 23 और टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। प्रत्येक मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र एक तंतुमय संरचना है जो आनुवांशिक जानकारी को वहन करते हैं। वे डीएनए से बने होते हैं। प्रत्येक मानव में 22 समान जोड़े गुणसूत्र होते हैं और 23वां जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है और सेक्स क्रोमोसोम के रूप में जाना जाता है। सो ईच ह्यूमन सेल हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. Chromosome is a filamentous structure which carry genetic information. They are made of DNA. Every human has 22 identical pair of chromosomes and 23rd pair determines sex and is known as the sex chromosome. हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? Who first isolated DNA? फ्रेडरिक मिस्चर, एल्बर्ट कोसेल, फीबस लेवेने या जेम्स वाटसन एंड क्रीक? तो करेक्ट आंसर है आपका फ्रेडरिक मिस्चर ने। तो डीएनए को सबसे पहले जॉन फ्रेडरिक हेमिस्चर ने अलग किया था। डीएनए अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। So DNA was first isolated by Johann Friedrich Hofmeister. DNA is the carrier of genetic properties. The double helix model of DNA is given by the Watson and Crick. तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हो गई है। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले ऐसी एजुकेशनल वीडियोस को आप तक पहुंचाने का। धन्यवाद।